भारत में हर दिन हमारे सामने नए बाबा उभर कर आ रहे हैं। कोई पर्ची निकालता है, कोई नाम जप करने को कहता है, तो कोई मीम्स बना रहे हैं। लेकिन एक ऐसे बाबा है जो खुद को इन सबसे अलग रखते हैं। खुद को बाबा नहीं कहते और इनकी तरह वस्त्र भी नहीं पहनते। ये एशिया के मोस्ट फॉलोड स्पिरिचुअल गुरु भी है, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी माने जाने वाली तीनों परीक्षाएं क्रैक की है, IIT, IIM और फिर UPSC भी। लेकिन ये सब छोड़कर एक स्पिरिचुअल गुरु बन गए। सवाल यह है कि कॉर्पोरेट में या सिविल सर्विसेज में कोई करियर नहीं बचा है या बात कुछ और है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आचार्य प्रशांत IIT, IIM और फिर UPSC के बाद बाबा क्यों बन गए, क्या है आचार्य प्रशांत की फिलॉसफी और इंटरनेट पे लोग उनसे चिढ़ते क्यों हैं। यह वीडियो मूलतः 4 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट उनकी पास्ट लाइफ के बारे में, दूसरा पार्ट होगा अद्वैत वेदांत का, क्योंकि आचार्य जी अद्वैत वेदांत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा पार्ट रहेगा आचार्य प्रशांत की अपनी फिलॉसफी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। चौथा पार्ट सबसे जरूरी है, यानी आचार्य प्रशांत पर क्रिटिसिज्म। 1978 उत्तर प्रदेश में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रशांत त्रिपाठी। बचपन से ही बच्चा थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब इस बच्चे के मन में सवाल उठते थे कि जीवन में इतना दुख क्यों है, लोग परेशान क्यों हैं और इस अंधेरे में रोशनी कौन लाएगा। यह सेंसिटिविटी कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें उनके परिवार में थी। आचार्य प्रशांत के परदादा थे रमैया बाबा। रमैया एक अघोरी संत थे। अघोरी माने वो जो समाज की रूढ़ी को और बनी बनाई परिभाषा को चैलेंज करता है। समाज जिसे अशुद्ध कहे उसे स्वीकार करता है, जिसे छूना मना हो उसे छूता है, जो नियम समाज ने बनाए उन्हें तोड़ता है। रमैया बाबा ने अपने जमाने में वही किया। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी और अपना एक अलग रास्ता चुना। और उनके और भी पूर्वज थे। इतिहास के जानकार बताते हैं कि प्रशांत त्रिपाठी के पुरखों में मंडन मिश्र भी थे, जो 8वीं सदी के प्रसिद्ध विद्वान थे। वही मंडन मिश्र जिनसे आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया था। तो एक तरह रिबेलियन थी और दूसरी तरह वेदांत की गहरी परंपरा। यह विरासत प्रशांत के खून में थी, लेकिन इस विरासत का आधार मानकर उन्होंने कंफर्ट नहीं लिया, बल्कि एक अपना नया रास्ता खोजा। प्रशांत त्रिपाठी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। जब उन्होंने IIT की तैयारी शुरू की तो उन्हें IIT दिल्ली में दाखिला मिल गया, जो भारत के सबसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में से एक है। यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद वो IIM अहमदाबाद गए, जो भारत के सबसे टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में गिना जाता है। यहाँ से MBA किया। दुनिया की नजर से देखें तो ये सक्सेस की सबसे बड़ी कहानी थी, क्योंकि जिस भारत में IIT, IIM और UPSC को इतना तवज्जो दिया जाता है, उन्होंने ये तीनों क्रैक कर ली। करोड़ों का पैकेज, बड़ी कॉर्पोरेट जॉब और देश और विदेश में हर जगह दरवाजे खुले। लेकिन प्रशांत के लिए यह भी एक बोझ था। IIM के बाद उन्होंने UPSC की तैयारी चालू की। UPSC यानी भारत की सिविल सर्विसेज, वो दिमाग जो देश को चलाते हैं, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। हर साल लाखों लोग बैठते हैं और सैकड़ों लोग ही इसे पास कर पाते हैं। प्रशांत त्रिपाठी ने इसे भी क्रैक कर लिया और 184th रैंक हासिल की। यह रैंक किसी भी पैमाने में देखे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लेकिन वे IAS ऑफिसर नहीं बने। उन्होंने महसूस किया कि नौकरशाह वो जगह नहीं है जहाँ से असली बदलाव आ सकता है। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के रूल के साथ वो रिवॉल्यूशन नहीं लाया जा सकता जो वो लाना चाहते थे। तब उन्होंने UPSC छोड़ दिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। पढ़ाई में बहुत पैसा लगा था तो कर्ज था। इसी कारण कुछ साल कॉर्पोरेट में जॉब की। एक एक्सेल शीट बनाई जिसका टाइटल था फ्री मैन इन मार्च। इस एक्सेल शीट में उन्होंने कैलकुलेट किया था कि कितने पैसे चाहिए, कितने महीने काम करना पड़ेगा ताकि ये कर्ज चुक जाए। मार्च 2006 में जब उनका सारा कर्ज उतर गया, तब उन्होंने कॉर्पोरेट छोड़ दिया। उस दिन से प्रशांत त्रिपाठी ने एक नया सफर शुरू किया। उसी 2006 में उन्होंने अद्वैत लाइफ एजुकेशन की नींव रखी और बाद में इसका नाम हुआ प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन। आज उनके YouTube चैनल पर 60 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। 160 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। कर्मा और ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी उनकी प्रमुख किताबें हैं। वो वेगनिज्म के प्रमुख समर्थक भी है और ऑपरेशन 2030 के जरिए क्लाइमेट क्राइसिस पर जागरूकता फैलाते हैं। IIT, फिर IIM और फिर UPSC तीनों क्रैक किया और तीनों को छोड़ दिया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन असली सवाल ये कि क्या करने के लिए उन्होंने IIT, IIM और UPSC को छोड़ दिया। इसके बाद आचार्य प्रशांत अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसे ही पढ़ा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी क्या है। अद्वैत वेदांत का अर्थ है न दो, यानी नॉन ड्यूअल, और वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, यानी वेदों का सार। तो अद्वैत वेदांत वो फिलॉसफी है जो कहती है कि इस ब्रह्मांड में दो नहीं है, बल्कि एक ही है। इस फिलॉसफी को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया। शंकराचार्य ने कहा कि जो हम मैं कहते हैं, जो आत्मा है वो और जो ब्रह्म है, सबका आधार और ये अलग अलग नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। जो डिवीजन हम देखते हैं कि मैं और दुनिया, मैं और ईश्वर, यह माया है, यह सिर्फ इल्यूजन है। रियलिटी में सब एक है, लेकिन ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। क्योंकि अगर सब एक है तो फिर दुख क्यों है, संघर्ष क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों है। अद्वैत वेदांत का जवाब है कि दुख इसलिए है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन है। हमने खुद को एक छोटी सी पहचान में बंद कर लिया है। मैं यह हूँ या मैं वो हूँ, यही हमारी मैं की जो झूठी पहचान
ले यही दुख का कारण है। इसी झूठी पहचान से दुख पैदा होते हैं और इसी झूठी पहचान को अहंकार यानी ईगो कहते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है कि जब तक यह ईगो है तब तक दुख है, और जब ईगो डिसॉल्व हो जाती है तब समझ आता है कि मैं वो अनलिमिटेड चेतना हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तब दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। यह सुनने में सिर्फ फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बहुत गहरे हैं। इसीलिए आचार्य प्रशांत इसे आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आचार्य प्रशांत की फिलोसॉफी में अद्वैत वेदांत को कैसे प्रेजेंट किया गया है। या कह सकते हैं कि अद्वैत वेदांत आचार्य प्रशांत के अनुसार क्या है। आचार्य प्रशांत ने जो अपना फ्रेमवर्क डेवलप किया है वो क्लासिकल अद्वैत वेदांत से ही शुरू होता है, लेकिन कई जगहों पर उससे अलग भी होता है। उन्होंने इसमें वेस्टर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी हाइडेगर, जीन पॉल सार्त्र, किरकेगार्ड और कामुस जैसे थिंकर्स के भी आइडिया शामिल किए हैं। साथ में बुद्धिस्ट फिलोसॉफी की एनालिसिस भी है और कबीर और भक्ति काल के कवियों का ट्रेडिशन भी। तो यह एक सिंथेसिस है, एक नई लैंग्वेज में पुराने सच कहने की कोशिश। इस फ्रेमवर्क का केंद्र है ईगो, जिसे संस्कृत में हम अहंकार कहते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ईगो कोई साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जो बाद में डेवलप्ड होता है। ईगो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके साथ ईगो आता है, बॉडी के साथ ही आता है। बॉडी में इवोल्यूशनरी बैगेज है, टेंडेंसीज है, डिजायर्स है, फियर्स है, और ईगो वो फेल्ट सेंस है कि मैं हूँ, और यह मैं हूँ साथ में एक और सेंस लेकर आता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। यह अधूरापन कोई घाव नहीं है जो बुरे बचपन से या ट्रोमा से आया हो। यह ईगो की डेफिनेशन है। ईगो इनकम्प्लीट है और यही उसका स्वभाव है। और इस ट्रेडिशन में मैं हूँ और मैं अधूरा हूँ, बाकी सब फॉलो करता है। हर डिजायर, हर अटैचमेंट, हर फियर और हर कॉन्फ्लिक्ट। ईगो फिर खुद को भरने की कोशिश करता है। वो बॉडी से, ब्रेन से, दूसरों की अप्रूवल से, रिलेशनशिप से, बिलीफ से, आइडेंटिटी से खुद को इन्फ्लेट करता है। मेरा नाम, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी रेपुटेशन, मेरा देश, यह सब बाहर से लिया हुआ है। ईगो कुछ जनरेट नहीं करता, ईगो सिर्फ बोरो करता है और उसे मैं कह देता है। अब इस फ्रेमवर्क की बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ईगो हमेशा सब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनती। मतलब तुम अपने ईगो को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी ईगो ही है। ईगो सेल्फ रेफरेंशियल है, यह अपने आप को उस इंस्ट्रूमेंट से जज करता है जिसने एरर को प्रोड्यूस किया। तो जब कोई कहता है कि मेरा ईगो, तो यह ऑलरेडी गलत है, क्योंकि इसमें एक तुम है जो ईगो से अलग है। लेकिन ऐसी कोई सेपरेशन है ही नहीं, यानी तुम ही ईगो है, ईगो और तुम अलग नहीं हो। अब एक और इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है इस फ्रेमवर्क में, फीलिंग और इमोशन की। बॉडी फिजिकल फीलिंग प्रोड्यूस करती है, सीने में जकड़न, गर्मी की लहर, यह फिजिकल है, बायोलॉजिकल है और अपने आप पास हो जाते हैं। जैसे किसी वैली से मौसम गुजरता है। इन्हें कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए, बस इन्हें छोड़ दो। ईगो इन्हें अप्रोप्रिएट करता है और इमोशन बना देता है। जकड़न एंजाइटी बन जाती है, गर्मी आउटरेज बन जाती है। जो फिजिकल फीलिंग थी जो पास हो जाती, लेकिन अब वो एक इमोशन बन गई जो आइडेंटिटी से चार्ज है और इनडेफिनेटली मेंटेन्ड है। पेन फिजिकल है बॉडी लेवल पर, सफरिंग ईगोइक है। ईगो का मैन्युफैक्चरिंग है पेन से, यानी जहां पर आपको दर्द होगा, फिजिकल कुछ होगा, वहां आपके इमोशन डेवलप होंगे। एक बहुत शार्प डिस्टिंक्शन है। इसीलिए आचार्य प्रशांत बार बार कहते हैं कि सफरिंग ऑप्शनल है, पेन ऑप्शनल नहीं है। इसी फ्रेमवर्क में वो क्वेश्चन और फियर का भी डिस्टिंक्शन करते हैं। क्वेश्चन बॉडी का इनोसेंट रिस्पॉन्स है किसी रियल थ्रेट को। मान लो सामने से एक तेज गाड़ी आई, हमने अपने हाथ व्हील पर कसे, हमारा दिल तेजी से धड़का और गाड़ी चली गई, सब नॉर्मल हो गया। यह बायोलॉजिकल है। फिगर हमेशा इगोइक होता है। कोई तुम्हारी बिलीफ पर क्वेश्चन करता है जिसे ईगो ने मैं में शामिल किया हुआ है और अलार्म बज जाता है। कोई अप्रूवल विड्रॉ करता है और अलार्म बज जाता है। यह कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है, लेकिन ईगो इन्हें एग्जिस्टेंशियल इमरजेंसी की तरह एक्सपीरियंस करता है। क्वेश्चन पास होता है और फियर परसिस्ट करता है। अब आते हैं हम लव पर। यह इस फ्रेमवर्क का सबसे काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि लव कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। लव ईगो के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्ड है। ईगो एक बोर्न लवर है, वो खुद से ही नाखुश है और यही नाखुशी ही सारी सीकिंग को, बिकमिंग को, सारी अटैचमेंट को ड्राइव करती है। लव है ईगो का अट्रैक्शन डिसोल्यूशन की तरफ, ट्रूथ की तरफ, हर डिजायर, हर डिस्पेरेट, रीचिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट, यह सब लव है। मिसडायरेक्टेड लव है। रात को 2 बजे कोई डिस्पेरेट होकर किसी बॉडी को ढूंढ रहा है और वहीं कोई सीकर उसी अंधेरे में ट्रूथ ढूंढ रहा है। दोनों एक ही इंजन से पावर्ड है, डायरेक्शन अलग है लेकिन फ्यूल्ड एक ही है, यानी दोनों सीकर हैं। यह एक बहुत प्रोफाउंड इंसाइट है। क्लासिकल अद्वैत वेदांत से इस फ्रेमवर्क के कई इंपॉर्टेंट डिपार्चर्स है। क्लासिकल अद्वैत कहता है कि नॉन ड्वेल ब्रह्म है जो कि अल्टीमेट रियलिटी है इल्यूजन के पीछे। आचार्य प्रशांत का फ्रेमवर्क यह नहीं कहता। इनका फ्रेमवर्क कहता है कि ईगो जब डिसॉल्व होता है तो पीछे कोई ब्रह्म नहीं मिलता, पीछे मिलता है एक एब्सेंस, उसकी एब्सेंस जो इनकम्प्लीट था और रो रहा था। क्लासिकल अद्वैत प्योर कॉन्शियसनेस की बात करता है, एक विटनेस की बात करता है। आचार्य प्रशांत इसे रिजेक्ट करते हैं। कॉन्शियसनेस इनहेरेंट ड्युअलिस्टिक है, ईगो एक एंड पर, ऑब्जेक्ट दूसरे एंड पर। जब ईगो डिसॉल्व होता है तो कॉन्शियसनेस एज द ईगो न्यू इट, वह भी सीज हो जाता है। न्यू अद्वैत अक्सर कहता है कि तुम ऑलरेडी एनलाइटेंड हो। आचार्य प्रशांत इसे कैटेगरीली रिजेक्ट करते हैं कि ईगो रियल है, एरर की तरह रियल है। इसे कंटिन्यूअस एक्टिव और ऑनेस्ट
एंगेजमेंट चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सडन परमानेंट अवेकनिंग भी नहीं है। बुद्धिज्म से भी एक डिपार्चर है। बुद्धिज्म स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन की बात करता है, एक पाथ की बात करता है, लेकिन आचार्य प्रसाद कहते हैं कि डिसोल्यूशन के कोई स्टेजेस नहीं है, एक कंटिन्यूअस वॉर है और यह वॉर लव और ऑनेस्टी से लड़ा जाना है हर रोज। सेल्फ हेल्प कल्चर की बात करें तो वो अज्यूम करती है कि एक हेल्दी सेल्फ है जिसे कोच के जरिए हम बेटर कर सकते हैं, लेकिन आचार्य प्रसाद कहते हैं कि सेल्फ इज अ डिसफंक्शन। ईगो को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ सी थ्रू किया जा सकता है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंट, फाइंडिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, ये सब ईगो के ऑपरेशंस है। स्केप फोल्डिंग को अपग्रेड करना, बल्कि स्ट्रक्चर वही रहता है। इस फ्रेमवर्क में लिबरेशन या मुक्ति कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई फाइनल स्टेट नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस जर्नी है। क्योंकि ईगो बॉडी बेस्ड है और जब तक हमारी बॉडी है तब तक ईगो है। हर बार ईगो का रिटर्न थिनर होता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होता। डेथ कोई लिबरेशन नहीं है, डेथ अनकॉन्शियस अंत है। अवेयरनेस जो ईगो जानता था वो ईगो और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप था। डेथ उस विंडो को परमानेंटली क्लोज कर देता है। इसीलिए जब तक जीवन है हर मोमेंट ऑनेस्ट सिंग जनरली अर्जेंट है। इसीलिए नहीं कि डेथ हमारी दुश्मन है, बल्कि इसलिए कि डेथ वो एकमात्र अपॉर्चुनिटी को बंद कर देती है जो ईगो को कभी नहीं मिली थी खुद को सी थ्रू करने के लिए। यह फ्रेमवर्क कोई कंसोलेशन नहीं देता, कोई हिडन होलनेस नहीं है डिस्कवर करने के लिए, कोई डेथलेस अवेयरनेस नहीं है मोर्टल ईगो के पीछे, प्यूरिफिकेशन के कोई स्टेजेस नहीं है जिन पर फील गुड किया जा सके। यह फ्रेमवर्क सिर्फ यह ऑफर करता है हर ऑनेस्ट कैचिंग ईगो की कन्विक्शन को फ्रिक्शन से कमजोर करती है, और एक फ्रिक्शन एक लाइफ टाइम की ऑनेस्ट एंगेजमेंट में वही एकमात्र लिबरेशन है जो एवर रियल रही है। यह था आचार्य प्रसाद का अपना फ्रेमवर्क। अब आते हैं उस पार्ट पर जिस पार्ट का बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे, उनके क्रिटिसिज्म पर। आचार्य प्रसाद इंटरनेट पर बहुत डिवाइसिव फिगर है। एक तरफ करोड़ों फॉलोवर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग उन्हें सीरियसली डिसएग्री करते हैं। कुछ तो उन्हें डायरेक्टली फेक गुरु या डेंजरस बताते हैं। आइए समझते हैं कि उनका क्रिटिसिज्म किस प्रकार का है, क्रिटिसिज्म सही है और किस हद तक गलत है। पहला क्रिटिसिज्म आता है कि आचार्य प्रसाद धीरे धीरे कल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1950s के अमेरिका में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, प्रोग्रेसिव, रेशनल, एंटी रेसिस्ट पीपल्स टेम्पल मूवमेंट। इस मूवमेंट ने कभी वॉयलेंस की बात नहीं की, बल्कि ट्रेडिशनल रिलीजन को आउटडेटेड बोला, डिवोशन को इमोशनल वीकनेस कहा और यह क्लेम किया कि हम तुम्हें इस अंधविश्वास से बाहर निकालेंगे। यह क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म को कंबाइन करने का अटेम्प्ट था। एजुकेटेड लोग आए, आइडियलिस्ट आए, ऐसे लोग जिन्होंने सोचा कि फाइनली कोई लॉजिक की बात कर रहा है। लेकिन 1978 में दुनिया ने देखा कि जॉनस्टोन में 900 से ज्यादा लोग मारे गए। जॉनस्टोन का पैटर्न क्राइम से शुरू नहीं हुआ था, वो शुरू हुआ था लॉजिकल लगने वाली बातों से। क्रिटिक्स कहते हैं कि आचार्य प्रसाद का पैटर्न भी सिमिलर है। मॉडर्न ड्रेसिंग ब्रांडिंग के जरिए एक नॉन वर्बल क्यू दिया जाता है, फिर सेम MLM स्टाइल में बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में स्पीचेस देते हैं, क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जिसे खुद को और इंटेलेक्चुअली प्रेजेंट कर पाए। उनका इंट्रोडक्शन कोई ड्रामा से शुरू नहीं होता है, वे शुरू होता है क्रेडेंशियल से। IIT, IIM, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, UPSC और इस तरह की सक्सेस स्टोरी से शुरू होता है। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं उन इमोशनल भक्तों की तरह नहीं हूँ। क्रिटिक्स कहते हैं कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि प्रॉपर पोजिशनिंग है, क्योंकि आचार्य प्रसाद की ऑडियंस मॉडर्न है और यही से रैशनल स्पिरिचुअलिटी का प्रोडक्ट बनता है, स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिचुअल्स। आगे क्रिटिक्स कहते हैं कि आचार्य प्रसाद एक तरफ माया से दूर रहने की बात करते हैं, मटेरियलिज्म छोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके यूट्यूब चैनल पर सोशल मीडिया एड चलाए जाते हैं जो फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए होते हैं, ताकि ऑनलाइन उनके कोर्स बिक सके। रिकॉर्डेड सेशन, सब्सक्रिप्शन और खासकर डोनेशन। आचार्य प्रसाद की संस्था के द्वारा लोगों को डोनेशन के लिए मजबूर किया जाता है, बार बार फोन कॉल्स किए जाते हैं। अगर आपको डिजायर छोड़ने का सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको डिजायर छोड़ने का वो सेशन मिलेगा। डिटैचमेंट का मैसेज दिया जाता है, लेकिन संस्था से रेगुलर जुड़ने के लिए फोर्स किया जाता है। इसके जवाब में आचार्य प्रसाद कहते हैं कि एड इसलिए नहीं चलाए जा सके कि उनका फायदा हो, उनके कोर्सेज बिके, उनके सब्सक्रिप्शन हो, बल्कि इसलिए चलाए जाते हैं ताकि ट्रूथ, जो सत्य है, वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आम जन तक वल्गैरिटी पहुंचती है, ट्रूथ नहीं। और एल्गोरिदम कभी भी इस तरह की बातों को सपोर्ट नहीं करता, आगे नहीं बढ़ाता, इसीलिए उन्हें एड के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि यह फाउंडेशन एक ही चेहरे के अराउंड सेंटर्ड है, एक ही सोर्स से नॉलेज आती है और लॉयल्टी नेचुरली उसी डायरेक्शन में चली जाती है। इसके साथ डिपेंडेंसी लूप भी ऑपरेट करता है। आचार्य प्रसाद की संस्था से जुड़ने के बाद आपको क्लियर कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलती, बल्कि एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, सब्सक्रिप्शन के बाद दूसरा सब्सक्रिप्शन, इस तरह आपकी सीखे की यात्रा बना दी जाती है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि आचार्य प्रसाद सिलेक्टिव हिंदुत्व की बात करते हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि आचार्य प्रसाद के डिस्कोर्स का एक क्लियर रिपीटेबल पैटर्न है। वो वेदांत को तब तक एक्सेप्ट करते हैं जब तक वो एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्सेप्ट, मेटाफोर, इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में। लेकिन वेदांत जैसे ही मूर्ति पूजा, मंदिर या
जीवंत परंपरा से जुड़ता है वहीं से डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। वे संस्कृत के श्लोक और उपनिषद के टेक्स्ट कोट करते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्टेक्स्ट से अलग करके एक इंटेलेक्चुअल ऑथोरिटी के रूप में प्रेजेंट किया जा सके। लेकिन अगर वहीं यह श्लोक मंदिरों में सामूहिक रूप से पढ़े जा रहे हैं तो उन्हें वह डिसमिस कर देते हैं। भक्ति को जब बार बार इमोशनल वीकनेस या साइकोलॉजिकल क्रश बोला जाता है तो बात सिर्फ भक्ति की या फिलोसॉफी की नहीं रहती, तो बात बन जाती है आइडेंटिटी री इंजीनियरिंग की। पूरे फ्रेमवर्क का यह नतीजा होता है कि हिंदुइज्म को एक वे ऑफ लाइफ की जगह एक मेंटल एक्सरसाइज बना दिया जाता है। ऐसे हिंदुइज्म में सब कुछ सोचा जाता है लेकिन फील नहीं किया जाता। व्यूअर्स धीरे धीरे मानने लगता है कि जो मंदिर जाता है वह सिर्फ इमोशन है। जो इंटेलेक्चुअल आइकन जैसे आचार्य प्रशांत को सुनता है वो इस रिलीजियन से भी ऊपर है। क्रिटिक्स यह भी नोटिस करते हैं कि वो वेदांता को या हिंदू प्रैक्टिस को उसी शार्पनेस के साथ डाइसेक्ट करते हैं, लेकिन वही अब्राहमिक रिलीजन की सेम लेवल पर एकदम स्ट्रक्चर्स क्रिटिक नहीं करते। और यह एब्सेंस कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक पैटर्न है। आगे क्रिटिक्स कहते हैं कि आचार्य प्रशांत की फाउंडेशन में लोगों को गीता और उपनिषद सिखाए जाते हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत के ओन इंटरप्रिटेशन के थ्रू। और फिर आचार्य प्रशांत के इंटरप्रिटेशन पर ही गीता का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें बेसिकली उनके जो इंटरप्रिटेड आंसर है वही सही होते हैं। इसका लोगों को खुद से गीता समझने, उसको खुद से इंटरप्रेट करने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो टेक्स्ट देते हैं, जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन गीता कोई सही गलत नहीं है बल्कि समझने के लिए है। और ये गीता के कोर के कम्प्लीटली पोलर ऑपोजिट है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डिफरेंट वेज बताते हैं और वो चूज करने के लिए फ्रीडम अर्जुन को देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग इंटरप्रिटेशन लूप में फंस जाते हैं। लाइक एनी अदर कल्ट लीडर, उनके फॉलोअर्स भी धर्म की एक्चुअल किताबें पढ़ने के बजाय आचार्य प्रशांत की किताबें पढ़ते हैं, और यही उनका रीब्रांडिंग मॉडल है। आगे क्रिटिक्स कहते हैं कि वो मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को मॉक करते हैं और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से शादी के नॉन्स को नेगेट करते हैं। जो वुमेन होममेकर बनना चूज करती है, जिनका एम्बिशन अपने घर को सर्व करना है, जो अपनी ही चॉइस से घर में रहना पसंद करती है, ऐसी महिलाओं को आचार्य प्रशांत वर्थलेस मानते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो होममेकर बनना भी तो फ्रीडम है, लेकिन उनका डिस्कोर्स इसे डिसमिस करता है। वह एक स्यूडो फेमिनिस्ट, स्यूडो वोक नैरेटिव पुश करते हैं जो उनकी वोनेबल इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का। क्रिटिक्स कहते हैं कि आचार्य प्रशांत का केस कोई क्राइम का केस नहीं है, यह साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का केस है, यह लैंग्वेज का केस है, यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का केस है। वो गुरु होने का दावा नहीं करते, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस गुरु जैसा ही है। वो भक्ति को रिजेक्ट करने को कहते हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस इस एडवाइस को पूरी श्रद्धा से फॉलो करती है। लेकिन उनकी बनी बनाई अथॉरिटी को क्लेम करना धीरे धीरे टेबू बन जाता है। उनका टोन कन्फ्रंटेशनल है, ऑलमोस्ट डिसमिसिव, ताकि सुनने वाला यह महसूस करे कि अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो शायद मुझ में ही कमी है। मार्केटिंग लैंग्वेज यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप और समझना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के रहस्य को समझना चाहते हैं, इस तरह ऑडियंस को सटली पुश किया जाता है। यह डायरेक्टली पैसे नहीं मांगते, लेकिन ऑडियंस के अंदर इमोशनली और सोशली प्रेशर बिल्ड करते हैं। और यही सब बिहेवियर उनके सुनने वाले में, उनके भक्त में भी आ जाता है। जब उनके भक्त से हम बात करते हैं तो वह भी इन्हीं की भाषा में बात करते हैं। यहाँ ऑनेस्टली हमें कहना होगा कि दोनों साइड में कुछ ट्रूथ तो है। क्रिटिक्स के कुछ पॉइंट जेन्युइनली वैलिड है, खासकर डिपेंडेंसी लूप और सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म का पैटर्न। लेकिन कुछ क्रिटिक्स बहुत फार जाते हैं, बिना एविडेंस के डायरेक्टली उन्हें जॉन स्टोन से कंपेयर करते हैं या उन्हें फेक बाबा कहते हैं। हमें मानना होगा कि आचार्य प्रशांत की फिलोसॉफी में जेन्युइनली इंटेलेक्चुअल डेप्थ है। उनका ईगो का एनालिसिस, फीलिंग और इमोशन का डिस्टिंक्शन, लव की अनकन्वेंशनल डेफिनेशन, यह एक तरह का सीरियस फिलोसॉफिकल वर्क है। IIT और IIM से ट्रेंड माइंड ने इसे केयरफुली कंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन यह भी सच है कि जो फ्रेमवर्क हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, उस फ्रेमवर्क का बिजनेस मॉडल उस फ्रेमवर्क के ओन टीचिंग से टेंशन में है। यह टेंशन उन्हें एक्नॉलेज करने की जरूरत है। और सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म का पॉइंट जेन्युइनली कंसर्निंग है। अगर किसी एक ट्रेडिशन को उसी शार्पनेस से डाइसेक्ट किया जाता है जितना दूसरे ट्रेडिशन को नहीं किया जा सकता, तो यह असिमेट्री एक्सप्लेन करती है। तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि फिर हम आचार्य प्रशांत को सुने या नहीं सुने, उनकी फिलोसॉफी को कैसे अप्रोच करें। तो आपको मैं एक ऑनेस्ट सजेशन देना चाहूंगा। आचार्य प्रशांत को मैं भी करीब 3 सालों से सुन रहा हूँ। मैं खुद को एग्नोस्टिक मानता हूँ, फिर भी मैं उनके गीता सत्रों से जुड़ा हूँ। इसलिए आपसे भी कहूंगा कि आचार्य प्रशांत को सुनिए, पढ़िए, उन्हें एंगेज करिए। उनकी फिलोसॉफी में जेन्युइनली इनसाइट्स है। वही ईगो का एनालिसिस, सफरिंग और पेन का डिस्टिंक्शन, लव की नई परिभाषा, यह आइडिया आपको देखने के नजरिए को बदल सकते हैं। उनके वेगनिज्म और क्लाइमेट क्राइसिस के आइडियाज आपको डेवलप करेंगे। लेकिन किसी भी टीचर, किसी भी गुरु के साथ वो काम मत करिए जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था।
श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि अपना जजमेंट सरेंडर मत कीजिए, जो समझ आए उसे एक्सेप्ट करिए, जो नहीं आए उसके बारे में और सोचिए, जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लगे उसे रिजेक्ट करिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई गुरु नहीं है जो आपको फ्री कर सके। गुरु सिर्फ एक वो मिरर है जो आपको खुद को देखना सिखाएगा। मिरर को तोड़ना एक तरह से नासमझी है, लेकिन मिरर में जो दिखे उसे फेस करना और उसे समझना आपका काम है। यह था आचार्य प्रसाद का IIT, IIM, UPSC और फिर वेदांत का सफर। यह हमारी सदी के जेन्युइनली इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स फिगर है। इन्हें ना तो पूरी तरह से हीरो माने और न ही पूरी तरह से विलन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आचार्य प्रशांत को आने वाली पीढ़ी ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट टीचर के रूप में मानेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही फिलोसफी के लिए, ऐसे ही आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आचार्य प्रशांत के आप किस पॉइंट से एग्री करते हैं, किस पॉइंट से डिसएग्री करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।